थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये जो थ्योरी है वो थ्योरी दी है जो डेल जॉर्गनसन है, जॉर्गनसन जो इकोनॉमिक्स है उन्होंने इस थ्योरी को दिया है। इसको मॉडर्न थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट के नाम से भी जानते हैं। देखिए, इसको समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। मेनली जो इन्वेस्टमेंट होता है उसका मतलब होता है कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है नई मशीनों का एडिशन होना इकोनॉमी के अंदर। तो इस थ्योरी को अगर आप स्टडी करते हो तो आप जब ग्रोथ पढ़ोगे, जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को स्टडी करोगे, वहां पर आप देखोगे एक तरीके से जो सोलो मॉडल है उसको स्टडी करोगे, हेरेट डोमर मॉडल है उसको आप देखोगे, तो ये जो थ्योरी है वहां पर आपके बहुत काम आने वाली है। तो देखिए, जो न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट है, तो मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है, नई कैपिटल का जनरेट होना, यानी कि न्यू कैपिटल फॉर्मेशन होना। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें जो इन्वेस्टमेंट है, आपने इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ा कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ नेगेटिव रिलेशन होता है और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के साथ आपने रिलेशन देखा जो कि केन्ज की थ्योरी के अंदर है। तो आपने देखा कि जो केन्ज की थ्योरी है वहां पर जब आप देखते हो कि जो इन्वेस्टमेंट है वो किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, इनकम के ऊपर डिपेंड करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसकी बात हम यहां पर नहीं कर रहे हैं। हम यहां पर जो फर्में हैं जो इन्वेस्टमेंट करेंगी, आप इसको दो तरीके से देखोगे। जैसे मान लिया जाए, एग्जांपल लेते हैं हम यहां पर सिंपल से सिंपल। अब देखिए, मान लिया जाए कि आप घर बनाने वाले हो। जब जैसे ही आप घर बनाते हो तो जब उस घर की कंस्ट्रक्शन चल रही होती है तो उस टाइम पर बहुत सारी चीजें जो आपको उसमें चाहिए। जैसे कि आप दिन में अगर लाइट की प्रॉब्लम है, यानी कि बिजली की अगर प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी की अगर प्रॉब्लम है, तो आपको जनरेटर चाहिए। तो आप क्या करोगे, जो जनरेटर अगर किसी ने ले रखा होगा, जो सेटरिंग का जो सामान रखता होगा, आप क्या करोगे, उससे रेंट पर ले लोगे। ऐसा तो है नहीं कि उसको आप घर बना रहे हो और उसको आप परचेज कर लोगे, क्योंकि उसकी कॉस्ट क्या आ जाएगी, आपके लिए ज्यादा आ जाएगी। तो यहां पर जो फर्म है वो कॉस्ट और बेनिफिट को देखेगी कि उसको वो मशीन परचेज कर लेनी चाहिए या फिर उसको रेंट पर ले लेनी चाहिए। यहां पर जो ये मेनली जो थ्योरी दी है जॉर्गनसन ने, तो वो थ्योरी है रेंटल कॉस्ट के ऊपर ही बेस्ड है। तो इसके तीन पार्ट को हम देखेंगे। फर्स्ट देखेंगे इसकी अजम्पशन, सेकंड यहां पर हम देखेंगे कि कॉस्ट बेनिफिट एनालाइज, फिर हम देखेंगे जो ये रेंटल कॉस्ट है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो रेंटल कॉस्ट को निकाल कर लेकर आते हैं। तो देखिए, जो अजम्पशन बहुत जरूरी है, क्योंकि अजम्पशन के आधार पर आप आगे थ्योरी को एक्सटेंड करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इन्होंने थ्योरी के अंदर बताया कि परफेक्ट कंपटीशन है, कि पूर्ण प्रतियोगिता है बोथ मार्केट के अंदर, गुड्स मार्केट में भी और जो कैपिटल मार्केट है उसके अंदर भी, और जो दो मार्केट है, एक तो गुड्स मार्केट है, एक फैक्टर मार्केट है, दोनों के अंदर क्या है, परफेक्ट कंपटीशन है। आपको दिए हुए वेज पर और दिए हुए प्राइस पर क्या मिलते हैं, यहाँ पर दिए हुए प्राइस पर आप गुड्स को सेल कर सकते हो और दिए हुए वेज पर आप लेबर को हायर कर सकते हो। जो प्राइस और वेज है इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो क्या है, एक तरीके से परफेक्टली इलास्टिक है। उसके बाद आप देखोगे या तो कैपिटल को आप खरीद लेते हो, या तो आपने जनरेटर घर बनाते वक्त खरीद लिया है, या फिर उसको रेंट पर ले लिया है। दूसरा यहाँ पर डेप्रिसिएशन रेट भी हम देखेंगे। डेप्रिसिएशन जो रेट है, जो मशीनें जो होती हैं वो क्या करती है, डेप्रिशिएट करती है। उसकी जो डेप्रिसिएशन रेट है वो कांस्टेंट रेट से डेप्रिशिएट करती है। जैसे मान लिया जाए कि आपने एक गाड़ी ली, जब आपने गाड़ी वो ली है तो हर साल उसकी वैल्यू डिक्रीज होती रहती है ना उसके अंदर। जब आप उसको चलाते हो, यूज करते हो, तो चलाने के कारण से जितने भी उसके जो पार्ट्स होते हैं वो जो डेप्रिशिएट करते हैं, जो घिसते हैं, उनको हम बोलते हैं डेप्रिशिएट। ऐसा नहीं है कि आज आपने नई गाड़ी ली और आज ही आपने उसको चलाते वक्त ठोक दिया, उसको अगर आप ऐसा करते हो तो डेप्रिशिएशन नहीं होता है। तो डेप्रिशिएशन वो होता है जो कि कांस्टेंट रेट से हो, जब आप उसका यूज करते हो। जैसे आप जनरेटर लेकर आए किसी से, आप उसको यूज कर रहे हो, तो यूज करते वक्त जो उसके पार्ट्स जो हैं वो जो डेप्रिशिएट करेंगे, जो उनमें घिसावट होगी, वो डेप्रिशिएशन है। और डेप्रिशिएशन जो होता है कांस्टेंट रेट से होता है। मान लिया जाए कि आपने उसको 1 घंटे चलाया या 2 घंटे चलाया, तो जितनी उसकी रेट होगी उसी के हिसाब से वो डेप्रिशिएट करता रहेगा। तभी तो आप देखते हो गाड़ी लेते हो, बाइक लेते हो, कोई भी चीज लेते हो, तो कुछ समय के बाद मान लिया जाए कि उसकी वैलिडिटी है कि 10 साल है, 15 साल है, तो उसके बाद क्या हो जाती है, उसकी वैल्यू
खत्म हो जाती है। प्रेडिक्शन फंक्शन जो है, यहाँ पर कोब डगलस जो प्रेडिक्शन फंक्शन है उसके ऊपर ये थ्योरी बेस्ड है। यानी कि जिस तरीके से आपने पढ़ा होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, जब कोब डगलस प्रेडिक्शन फंक्शन आप पढ़ते हो, जो ओरिजिनली जो दिया है कोब और डगलस ने, उसमें कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है, फिर उसके आगे एक्सटेंड जो किया जिन्होंने, उसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल की भी बात की गई। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं प्रेडिक्शन जो फंक्शन है वो कोब डगलस प्रेडिक्शन फंक्शन की तरह है, यानी कि एक तरीके से होमोजीनियस है, लीनियर होमोजीनियस है। इसका मतलब है यहाँ पर आपको जो रिटर्न्स मिलते हैं वो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। फिर देखोगे फुल एम्प्लॉयमेंट है, जहां पर परफेक्ट कंपटीशन हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वहां पर पूर्ण रोजगार ना हो। जब परफेक्ट कंपटीशन ही है तो फुल एम्प्लॉयमेंट तो है ही, यानी कि जो भी जितने भी आपके फैक्टर है वो फुली यूटिलाइज हैं, आपके पास एक्सेस में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। तो जो ये थ्योरी है, इन अजम्पशन से पढ़ने से आपको पता चलता है कि यहाँ पर जो इन्वेस्टर है, जो भी एक तरीके से जो काम करने वाला, एक फर्म ऐसी है जो कि प्रोडक्शन करती है, एक ऐसी फर्म है जो मशीनें मतलब सामान को परचेज तो करती है मशीनों को, लेकिन वो सिर्फ रेंट पर देने के लिए। तो यहां पर एक कंस्ट्रक्शन करने वाले, जैसे कि आपका घर बन रहा है तो आप वहां से मशीनों को रेंट पर लेते हो। तो एक तो फर्स्ट बात ये देखोगे, तो इसका मतलब क्या, ये जो थ्योरी है वो बताती है आपको कि एक जो इन्वेस्टर, जो एक तरीके से जो भी एक इन्वेस्टर है वो कितना डिजायर कैपिटल स्टॉक रखेगा, यानी कि उसका जो डिजायर कैपिटल स्टॉक होगा वो उसके पास कितना होगा। एक होता ऑप्टिमल कैपिटल स्टॉक, एक होता डिजायर कैपिटल स्टॉक। डिजायर कैपिटल स्टॉक में और एक तरीके से जो आप जो रियल कैपिटल स्टॉक है उसमें डिफरेंस होता। रियल होता जो कि अब आपके पास है, और जो डिजायर होता जो आप चाहते हो। देखिए जितना आप एकदम से कोई भी स्टार्ट करते हो, कोई भी काम स्टार्ट करते हो, तो जब वो काम स्टार्ट करते हो तो एकदम से आप इतना ह्यूज जो इन्वेस्टमेंट है वो नहीं कर पाते। जब आप इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते तो आप क्या सोचते हो कि जैसे कि मान लिया जाए कि आपने कहीं पर कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया। ऐसा तो नहीं है कि स्टार्टिंग में ही आप अपनी बिल्डिंग ले लोगे, बिल्डिंग लेकर ही आप उस कोचिंग सेंटर को स्टार्ट करोगे। पहले क्या करते हो, आप कहीं पर एक रूम लेते हो, वहां पर अपना स्टार्टिंग करते हो। उसके बाद जैसे जैसे आपकी अर्निंग इंक्रीज होती है वैसे वैसे वहां पर आप अपनी बिल्डिंग या कहीं पर भी आप अपना सेटअप जमा सकते हो। तो उसी प्रकार से यहां पर है कि जब एकदम से जब हम स्टार्ट करते हैं तो इतना पॉसिबल नहीं होता कि हम इतना इन्वेस्टमेंट कर पाए। तो आइए देखते हैं कि जो यहां पर ये थ्योरी है ये दिखाती है कॉस्ट बेनिफिट जो एनालाइज है वो किया जाएगा। देखिए आप ये देखोगे कि मुझे किस चीज में फायदा है, कि मैं पूंजी को परचेज करूं या फिर रेंट पर लूं। अगर मैं उसको परचेज करता हूं तब कितनी कॉस्ट आती है, जब मैं रेंट पर लेता हूं तब कितनी कॉस्ट आती है। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालाइज आप यहां पर करोगे, जब जाकर एक तरीके से आप डिजायर या ऑप्टिमल कैपिटल स्टॉक तक आप पहुंच सकते हो। ये जो थ्योरी है वो डिजायर कैपिटल स्टॉक के ऊपर बेस्ड है, और रेंटल जो एक तरीके से जो रेंटल कॉस्ट है, जो कैपिटल की जो रेंटल कॉस्ट है इसके ऊपर बेस्ड है कि रेंटल कॉस्ट का और जो कैपिटल स्टॉक है उसका क्या संबंध है। अब देखोगे आप कि प्राइस ऑफ प्रोडक्शन प्राइस, अब यहां पर आपने क्या क्या देखना है। एक तो आप देखोगे कि यदि आप उसको रेंट पर लेते हो मशीन को, वो आपने जनरेटर हायर किया तो उसकी आर ये हो जाएगी उसके रेंटल प्राइस जो आपकी उसकी पेमेंट करोगे। दूसरा है कि जो आपने उससे प्रोडक्शन किया वो जो यहाँ पर तो हम घर की बात करें, देखो घर बनते वक्त कोई प्रोडक्शन, ठीक है घर बनकर तैयार हो रहा है, एक आपके लिए एक एसेट क्रिएट हो रहा है, बट ऐसा तो नहीं है कि आप वो आपको कुछ फर्दर आउटपुट देने वाला, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम फर्दर आउटपुट देने की बात करते हैं। तो जो मशीन का आपने यूज किया तो यूज करने से जो आपका आउटपुट जो इंक्रीज हुआ, जो आउटपुट आपका निकल कर आया किस रेट से वो सेल हुआ, यानी कि रेंटल प्राइस क्या है, आपने मशीन को हायर किया उसकी क्या कीमत है, क्या रेंट दिया आपने उसका, जो आपने प्राइस जो आपने आउटपुट किया वो किस कीमत पर सेल हुआ। फिर देखोगे जो रियल कॉस्ट अगर निकालोगे तो रेंटल कॉस्ट डिवाइड बाय आप प्राइस कर दोगे तो आपकी रियल कॉस्ट निकल कर आ जाएगी कि जो रियल कॉस्ट आपकी वो आई कि रियल बेनिफिट ऑफ ए यूनिट ऑफ कैपिटल, यानी कि एक रियल बेनिफिट कितना होगा, रियल बेनिफिट कहाँ तक होगा, जहां तक आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल आपके इक्वल नहीं हो जाती, यानी कि मार्जिनल जो बेनिफिट है वो कहां से निकल कर आएगा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल से। और कॉस्ट कहां से निकल कर आएगी, जो भी आप कैपिटल को हायर करोगे वहां से आपकी कॉस्ट निकल कर आएगी। तो देखिए यहां पर जो ये रेंटल कॉस्ट है
इस चीज को ध्यान रखिए, जो रेंटल कॉस्ट है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है। फर्स्ट है कि जो आप जो भी मतलब कहीं से भी अगर पूंजी को हायर करते हो तो वो डिपेंड करती है एक तरीके से इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी कि आपने, हम मान कर चलते या तो आप अपना पैसा यूज करते हो या फिर कहीं से उधार लेते हो। अगर आप अपना पैसा यूज करते हो तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट छोड़ना पड़ता है जो किसी को देकर आप प्राप्त कर सकते थे। या फिर दूसरा ये हो सकता है कि आपने कहीं से पैसा उधार लिया, बैंक से या कहीं से भी आपने पैसा उधार लिया, तो उसके ऊपर जो आप ब्याज चुकाओगे, आपने वो पूंजी ली, उसके लिए कहीं से पैसा उठाया, उसके ऊपर जो दिए जाने वाला जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। फिर है कि कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस क्या होता है, देखिए एक तो ये हो सकता है जैसे आप नोकिया की कंपनी को आप जानते हो, जिस टाइम पर ये एक तरीके से इनोवेशन रिसर्च चल रही थी कि एक तरीके से भाई टच फोन लेकर आए जाएंगे, तो उस टाइम पे नोकिया ने क्या बोला, नोकिया ने ये बोला कि नहीं, मतलब ये जो अभी जो चले हुए है ना ये सिस्टम, ये बहुत दिनों तक नहीं चलने वाला। तो एकदम से क्या हुआ, नोकिया फेल हो गया। तो वो एक तरीके से जब आपकी मशीनें पुरानी हो जाती हैं, उनका कोई यूज नहीं रहता, वो ट्रेंड में नहीं रहती, एक तो वो होता है कैपिटल लॉस। दूसरा एक लॉस ये होता है कि जैसे कोरोना के अंदर देखो, मान लिया जाए कि आपने बहुत सारी आप गाड़ी रखते हो और उनको रेंट पर देते हो। जब उन गाड़ी रखते हो तो रेंट पर देते हो, लेकिन अगर इस समय पर आपकी जो गाड़ी है अगर उनको कोई लेने वाला ही नहीं था, क्योंकि जब चल ही नहीं रहे थे व्हीकल, तो आपकी गाड़ी को कौन लेगा। तो उससे क्या हो सकता है कि आपकी गाड़ी की खड़ी खड़ी जो है उसकी जो बैटरी है वो डैमेज हो गई हो, तो उस कारण से क्या आपको कैपिटल लॉस हो सकता है। डेप्रिसिएशन वो होता है जब आप उसको यूज करते हो, यूज करने के कारण से जो उसकी घिसावट होती है। और जो ये टीसी है, इसका मतलब क्या है कि जो गवर्नमेंट आपको रियायतें देती है टैक्स के अंदर। तो आइए इसके बाद हम इस थ्योरी को देखते हैं। ये है जो कैपिटल की डिमांड है और ये है कैपिटल की सप्लाई। तो कैपिटल की डिमांड और सप्लाई जहां पर दोनों एक दूसरे के इक्वल है, इसका मतलब है कि यहाँ पर मार्जिनल बेनिफिट मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल जो है वो रेंटल कॉस्ट के इक्वल है। OY पर हमने लिया है कि रियल रेंटल प्राइस, यानी कि R/P, और O एक्सिस पर लिया है हमने कैपिटल स्टॉक को। और जो मार्जिनल, ये जो कैपिटल की डिमांड है वो कैपिटल स्टॉक के साथ क्या है, नेगेटिव रिलेटेड, यानी कि जो एक तरीके से रियल रेंटल जो प्राइस है इसका और इसका, यहां पर आप लोग एक तो रियल रेंटल प्राइस, दूसरा क्या एक तरीके से कैपिटल की जो डिमांड है, इनका आपस में कैसा नेगेटिव रिलेशन है कि जितना ज्यादा एक तरीके से जो ये कैपिटल इंक्रीज होगी उतना ज्यादा आप कहाँ तक अपनी कैपिटल को इंक्रीज करोगे, कहाँ तक आप कैपिटल को एक्सटेंड करना चाहोगे, जहां तक उसकी रेंटल कॉस्ट उसके बेनिफिट के बराबर हो गई। तो चलिए इसको आगे हम स्टार्ट करते हैं। आई होप कि यहां तक आप सबको समझ में आ गया होगा। देखिए हमने देखा कि जो डिजायर जो कैपिटल स्टॉक है, ये जो थ्योरी है वो बेस्ड है डिजायर कैपिटल स्टॉक के ऊपर। जो डिजायर कैपिटल स्टॉक है वो अब किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो आपने देख लिया कि वो रेंटल कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आपने देखा कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल के ऊपर, यानी कि जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है कैपिटल की वो भी तो डिसाइड करेगी कि कितना डिजायर कैपिटल स्टॉक रखा जाएगा। तो आप मुझे ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल क्या होती है। जो हम एक एक्स्ट्रा मशीन जो यूज करते हैं उसका यूज करने से जो प्रोडक्शन के अंदर जो चेंज आता है वो एक तरीके से मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल कहलाती है। जैसे आपने पढ़ा था ना कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, उसी प्रकार से मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल भी यही है। इनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल क्या, जब हम एक एक्स्ट्रा मशीन का यूज करते हैं उस मशीन का यूज करने से आउटपुट में जो चेंज आता है। तो ये जो डिजायर कैपिटल स्टॉक है, मैंने आपको बताया कि एक ऑप्टिमल कैपिटल स्टॉक होता है, एक डिजायर कैपिटल स्टॉक होता है, एक होता है रियल कैपिटल स्टॉक। रियल कैपिटल स्टॉक का मतलब होता है कि अब हमारे पास कितना स्टॉक है। डिजायर का मतलब होता है कि हम कितना चाहते हैं। ऑप्टिमल का मतलब होता है कि इतना ऑप्टिमम होना चाहिए। चाहते हैं और होना चाहिए का मतलब होता है कि ऑप्टिमम ये सही है, इसके बियॉन्ड अगर आप जाते हो, आगे जाओ या पीछे जाओ, तो आपका जो आउटपुट है या जो आपके प्रॉफिट है वो एक तरीके से
डिक्रीज हो जाएंगे। तो यहां पर आप देखिए जो जो डिजायर कैपिटल ऑफ स्टॉक है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, रेंटल कॉस्ट, जो कि हमने बताया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ही होता है, क्योंकि जो आप पैसा होता है उसको क्या लेते हो, आप ब्याज पर लेते हो, और ब्याज पर लेकर ही पैसे को क्या करते हो, उससे मशीन को हायर करते हो, यानी कि कहीं से उस मशीन को आप हायर कर लेकर आते हो। जो पैसा आपने लिया है वो कहां पर लगाया, मशीन को लेने में, मशीन को खरीदोगे या फिर हायर करोगे। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि किसी से आपने मशीन को उधार लिया है, उसके बदले में आपने उसका रेंट पे करना। तीसरी बात यह है कि ये लेवल ऑफ आउटपुट के ऊपर भी डिपेंड करता कि कितना हम कैपिटल स्टॉक रखेंगे, ये डिपेंड करता है कि आउटपुट का जो लेवल है वो कितना है। तो देखिए यहां पर हम इस डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या सिनेरियो है ये। इसके बाद इसी थ्योरी के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि कॉफ-डगलस जो प्रोडक्शन फंक्शन है, वहां पर जो मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल है उसको हम यहां पर निकालेंगे, वो किस तरीके से निकल कर आएगी। आपको पता है कि जो कॉफ-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है उसका क्या करेंगे हम, विद रिस्पेक्टिव यानी कि कैपिटल के रिस्पेक्ट में उसका पार्शियल डेरिवेटिव कर देंगे। तो तब आपको बाद में पता चल जाएगा कि किसका किसके साथ रिलेशन है। एक तरीके से आप इसको पहले समझ लीजिए। यहां पर हमने OY एक्सिस पर रेंटल कॉस्ट और मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल को लिया है, नीचे हमने डिजायर कैपिटल स्टॉक को लिया है जो हम चाहते हैं। यदि जो हमारी एक तरीके से जो रेंटल कॉस्ट है, जो ब्याज की फॉर्म में, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की फॉर्म में, यदि महंगा मिलता है हमें पैसा, तो हमारा जो कैपिटल स्टॉक है वो भी क्या होगा, कम होगा। यदि हमें सस्ता मिलता है तो कैपिटल स्टॉक क्या होगा, ज्यादा होगा। दूसरे डायग्राम में आप देखिए कि यहां पर यदि दिया हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है और किसी कारण से जो आउटपुट आपका वो इंक्रीज करना है आपने Y1 से Y2। जब Y1 से Y2 आप इंक्रीज करोगे तो जो आउटपुट है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, लेबर और कैपिटल के ऊपर। तो यहां से जब आप इस ई पॉइंट से, जब ई पॉइंट पर अगर आप जाना चाहते हो, Y1 से Y2 तक अगर आप प्रोडक्शन करना चाहते हो, तो आपको कैपिटल और लेबर दोनों को बढ़ाना पड़ेगा। यहां पर लेबर को दिखा नहीं रहे हम, क्योंकि एक तरीके से डिजायर कैपिटल स्टॉक की हम बात कर रहे हैं। तो जब आउटपुट आप Y से Y1 इंक्रीज करोगे तो यहां पर आप देखोगे कि जो आपका एक तरीके से जो कैपिटल स्टॉक है, जो डिजायर कैपिटल स्टॉक है, वो भी क्या K स्टार से K स्टार 1 हो जाएगा। कब, जब दिया हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। तो आपने देखा कि जब दिया हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि जो रेंटल कॉस्ट दी हुई है उस पर जब आपका आउटपुट इंक्रीज करता है, तो आउटपुट इंक्रीज करने से क्या होगा, जो आपका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी करा हो क्या कर जाएगा, फर्दर शिफ्ट कर जाएगा, आगे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। अगर ये डिक्रीज करना होता तो पीछे की तरफ शिफ्ट कर जाता। बट यहां पर क्या, सिर्फ आप एक ही डायग्राम पर रहे और आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आप पहुंच गए। चलो देखते हैं कि जो हमारा स्टार्टिंग में, अब हम शुरू करते हैं इसको आगे, जो एक्सटेंड करते हैं इसको, कि इन्वेस्टमेंट फंक्शन, कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। ये पूरा कॉफ-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में से एक हमने पार्ट निकाल लिया है कि जो हमने डेरिवेटिव किया, क्योंकि यहाँ पर हम डिजायर कैपिटल स्टॉक की बात कर रहे हैं ना, तो कैपिटल के रिस्पेक्ट में ही हमने पार्शियल डेरिवेटिव किया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से जो हमारी यूजर कॉस्ट है या जो कैपिटल की रेंटल कॉस्ट है उसका आउटपुट प्राइस और एक तरीके से जो हमारा डिजायर कैपिटल स्टॉक है किस तरीके से वो हमारे प्राइस, आउटपुट और जो यूजर कॉस्ट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए जो इन्वेस्टमेंट है, आज जो इन्वेस्टमेंट है ये ग्रोस इन्वेस्टमेंट है। देखो दो तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है, एक होता है नेट इन्वेस्टमेंट, एक होता है ग्रोस इन्वेस्टमेंट। जब नेट इन्वेस्टमेंट जो होता है, ये ग्रोस इन्वेस्टमेंट जो होता है वो होता है नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। यदि यहाँ से नेट निकालोगे तो आप क्या करोगे, एक तरीके से ग्रोस इन्वेस्टमेंट में से क्या कर दोगे, आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर दोगे। तो ये ग्रोस इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि देखो जो ग्रोस इन्वेस्टमेंट कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर डेप्रिसिएशन इसके अंदर ऐड है। डेप्रिसिएशन क्या है कि जो कि मशीनों की जो घिसावट होती है। तो ये ग्रोस इन्वेस्टमेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आज कितना कैपिटल स्टॉक है, करंट में हमारे पास कितनी मशीनें हैं, कितना हमने मशीनों को एक तरीके से हायर किया हुआ है, और पिछली बार कितना था, आज हमारे पास कितना है और पिछली साल हमारे पास कितना था, 2022 में कितना है और 2021 में कितना था। इसको आप चेंज इन के भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर इतना ही समझिए। उसके बाद आप देखोगे कि जो चेंज इन के डेल के टी -1 ये है आपकी डेप्रिसिएशन।
डेप्रिसिएशन जो रेट है। अब देखो KT-1 क्यों लगाया गया है, आज मशीनें लिहाज तो नहीं टूटेंगी ना, वो जो पीछे 2021 की मशीनें थी इसलिए T-1 है। जो पीछे 2021 की मशीनें थी उनमें जो डेप्रिसिएशन होगा वो अब होगा, उनको चलाने के बाद होगा, एकदम नई मशीन लेने से उसमें डेप्रिसिएशन नहीं होता। उसके बाद आपने जो निकाल कर लेकर आना, ये रिलेशन निकालना है। तो आपने देखा कि फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये है। सेकंड देखिए, ये आपकी यूजर कॉस्ट है, आपने एक मशीन ली, उसको यूज करोगे, उसकी जो आप रेंट दोगे वो यूजर कॉस्ट है। ये करें कि ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी, आप यूजर कॉस्ट कितनी होगी ये डिपेंड करेगी कि ये वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट का क्या मतलब है कि कैपिटल में चेंज होने से आउटपुट में इतना चेंज आया, और आउटपुट में जो चेंज हुआ वो इस कीमत पर बिका। यानी कि आपकी जो कैपिटल है, आपने 5 मशीनें और एक्स्ट्रा ली या 4 मशीनें एक्स्ट्रा ली, उनके एक्स्ट्रा लेने से आपका आउटपुट इतना चेंज हुआ, और जो उस आउटपुट की पर यूनिट जो कॉस्ट प्राइस रहे वो PT रहे, तो ये टोटल हो जाएगा वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। आइए अब हम इसको कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के थ्रू इसको हम निकालने की कोशिश करते हैं। और कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल, यहाँ पर सिर्फ कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल की हम बात करेंगे, यहाँ पर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में उसका कोई भी जिक्र नहीं होगा। सिर्फ डेरिवेटिव किया जाएगा, एक तरीके से पार्शियल डेरिवेटिव किया जाएगा, वो भी कैपिटल के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हम डिजायर कैपिटल स्टॉक की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से हम पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल। अब देखिए, आपके पास ये कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है, ये है आपका आउटपुट। ये 2 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, लेबर और कैपिटल के ऊपर। इसमें से एक भी 0 नहीं होना चाहिए, दोनों को लेकर ही आप आउटपुट कर सकते हो। अगर आपको एक 0 कर दोगे तो आपका टोटल आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि सारे मल्टीप्लाई में है। ये जो A है ये एक तरीके से आपकी एफिशिएंसी को दिखाता, यानी कि टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी कितनी है, जिसको हमने कांस्टेंट मान लिया है। ये आपकी कैपिटल, ये तो लेबर और कैपिटल के ऊपर आउटपुट डिपेंड करता है। ये वो लेबर है कितने, ये वो कैपिटल है जो कितने घंटे आप एक मशीन का यूज करते हो, ये वो लेबर है जो आप कितने घंटे लेबर को यूज करते हो। ये जो आउटपुट इलास्टिसिटी है, यानी कि जो अल्फा और बीटा है, ये ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए हैं अल्फा और बीटा, और ये जो आउटपुट की इलास्टिसिटी को शो करते हैं। तो देखिए, जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो किसका करेंगे, हम कैपिटल का करेंगे। तो जब कैपिटल का करते हैं तो जब भी डेरिवेटिव करते तो माइनस हो जाता है ना, तो सिर्फ क्या करेंगे, अल्फा आगे आ जाएगा और अल्फा में से एक माइनस हो जाएगा। तो हमने डेरिवेटिव किया, जो हमें डेरिवेटिव किया, पार्शियल डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल। तो यहां पर क्या होगा, कैपिटल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं कि कैपिटल में चेंज होने से आउटपुट में कितना चेंज होगा। तो यहां पर जो ये अल्फा था, ये जो अल्फा था ये आगे आ गया और अल्फा में से एक माइनस हो गया। यहां पर आप A लिख लोगे। उसके बाद आप देखोगे कि जो KT अल्फा -1 हो जाता है और LT बीटा, यानी कि यहाँ पर L में तो हमने कोई चेंज ही नहीं किया। उसके बाद आप देखोगे इसको कांस्टेंट हमने मान लिया, इसलिए आप इसको छोड़ भी सकते हो और लेकर चलना चाहो तो लेकर चल सकते हो, लेकिन यहाँ पर हम इसको स्किप ही कर देते हैं। उसके बाद आप देखोगे आगे जो इसको एक्सटेंड करोगे, 2-3 तरीके हैं इसके, या तो इसको बोथ साइड, या तो इसकी राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों साइड आप KT डिवाइड बाई QT से डिवाइड कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो दोनों साइड, या फिर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, या क्रॉस मल्टीप्लाई भी नहीं करते तो इसको सिंपल ड्राइव कर सकते हो। तो देखिए, जब हमने ये एक तरीके से हमारी इक्वेशन ये निकल कर आई, जो इक्वेशन हमारी ये निकल कर आई, तो लास्ट में हमें क्या निकला कि QT चेंज इन QT डिवाइड बाय चेंज इन KT, यानी कि हमने कैपिटल के रिस्पेक्ट में एक तरीके से कैपिटल का क्या किया है, डेरिवेटिव किया, पार्शियल डेरिवेटिव किया है। तो अब आपने देखा था कि यहाँ पर आया कि KT अल्फा -1, जब इस तरीके से एक पावर में -1 होता तो उसको हम नीचे ले आते हैं तो वो प्लस में हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि अल्फा ऐसे के ऐसे रहा, ये अल्फा आपका ऐसे के ऐसा रहा, और KT डिवाइड बाय KT, यानी कि KT अल्फा जो अल्फा -1 था उसको हम नीचे ले आए। तो जब प्लस में पावर होती है तो उस पावर को लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, वो ऐसे ही होती है, इसकी पावर एक ही मानी जाती है। तो इसके बाद ये LT बीटा है ही। अब देखोगे आप कि जो चेंज इन QT चेंज इन KT, यानी कि जो कैपिटल में चेंज होने से जो आउटपुट में चेंज आया, अब ये किसके बराबर है। अब ये आपने पूरा देख लिया कि अगर आप इस को लोगे तो क्या था, ये आउटपुट था ना एक तरीके से, क्योंकि A को तो हमने क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया, इसलिए हमने उसको यहाँ पर छोड़ दिया, उसकी जरूरत नहीं थी। तो यहाँ पर क्या था हमारा कि KT
अल्फा और जो एक तरीके से एल टी बीटा, ये किसके बराबर था? एक तरीके से क्यू के बराबर था। तो कौन सा क्यू? जो कि करंट टाइम में अभी जो आपका उत्पादन है। तो ये जो हमारा टोटल होगा वो हो जाएगा क्यू टी, और जो ये के टी है इसके डिवाइड में, और ये अल्फा हो जाएगा। उसके बाद जो अल्फा किसका है? एक तरीके से जो अल्फा है वो कैपिटल की क्या है? एक तरीके से जो कैपिटल जो आउटपुट करती है उसकी वो इलास्टिसिटी को शो करता है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये हमारा फॉर्मूला निकल कर आ जाता है। इसके बाद आप देखोगे कि अगर हम क्या करें, इसको अगर हम अल्फा निकालना चाहते हैं तो ये इस साइड चला जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, के टी डिवाइड बाई क्यू टी हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, इसको जरूरत नहीं है, यहाँ तक आप इसको निकाल लोगे। निकालने के बाद आप देखोगे कि हमारा फॉर्मूला ये निकल कर आ गया जो यहाँ पर था। ये सिर्फ अल्फा निकालने के लिए मैंने आपको बताया है। तो जो चेंज इन क्यूटी है, चेंज इन केटी है, वो किसके बराबर है? इसके बराबर है। तो जो ये फॉर्मूला है, अब ये यहाँ पर आ जाओ आप, जो आपकी सेकंड इक्वेशन थी, इस इक्वेशन में क्या करेंगे? ये फोर्थ इक्वेशन आपकी आ जाती है। इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, यानी कि फोर्थ इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में यदि हम पुट करते हैं तो जो हमारा रिलेशन निकल कर आता है वो कुछ इस तरीके का आता है, सी टी। अब वहां पर देखो कि चेंज इन क्यूटी डिवाइड बाय चेंज इन केटी, या डेल क्यूटी डेल केटी आप बोल सकते हो। तो यहां पर आप देखोगे अब उसकी जगह हमने क्या वैल्यू रख दी? अब हमने उसकी जगह क्या वैल्यू रख दी कि चेंज इन क्यूटी चेंज इन केटी। इसकी वैल्यू क्या निकल कर आई थी? ये आई थी ना कि अल्फा क्यूटी केटी, तो हमने इसकी जगह ये वैल्यू रख दी। ये हमारा एक तरीके से डिजायर कैपिटल स्टॉक है। जो डिजायर कैपिटल स्टॉक है, अब आप देखोगे किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? अब वो इन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। आप इसको सही तरीके से एक बार लिख सकते, ये सही तरीके से ही लिखा हुआ है। यहां पर आप क्या करोगे, इसको तो एक बार कैंसिल कर दोगे। अब आपका जो निकल कर आ गया, इसको हमने क्या किया, यहां पर अरेंज कर दिया। अल्फा को हम क्या कहां पर ले गए? यहां पर ले गए कि जो अल्फा है वो क्या दिखा रहा है यहां पर कि जो कैपिटल है वो जो प्रोडक्शन करती है उस आउटपुट की जो इलास्टिसिटी है। तो यहां पर आपने देखा कि ये क्या था कि के टी, ये इस तरीके का फॉर्मूला था कि सी टी पी टी इनटू में अल्फा क्यू टी डिवाइड बाई के टी, जिसको हमने इसकी जगह रिप्लेस किया है। अब हम इसको एक सही अरेंज करेंगे तो ये आगे ले जाएंगे। हम इसको हमने ऐसे लिख दिया और फिर लिख दिया कि ये पीटी है और ये क्यूटी है डिवाइड बाय सीटी। अब ये जो सीटी है ये क्या है? यूजर कॉस्ट है, रेंटल कॉस्ट है। इसका हमें रिलेशन दिखाना है डिजायर कैपिटल स्टॉक के साथ। तो डिजायर कैपिटल स्टॉक का ही रिलेशन दिखाना, तो क्या करोगे? इसको इधर ले जाओगे और इसको इस साइड ले आओगे, तो इसलिए यहां पर आ जाएगा ये डिजायर कैपिटल स्टॉक। अब ये जो डिजायर कैपिटल स्टॉक है वो डिपेंड करता है आपका एक तरीके से इसके साथ जो इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट है कैपिटल की, उसके साथ भी पॉजिटिव रिलेटेड है। दूसरा क्या है कि जो जितनी ज्यादा इलास्टिसिटी होगी आउटपुट की, उतना ही कैपिटल के आउटपुट की उतना ही ज्यादा कैपिटल स्टॉक ज्यादा होगा, यानी कि डिजायर कैपिटल स्टॉक जो फर्में हैं वो ज्यादा रखेंगे। उसके बाद देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट, आपने देखा था ना कि यहां पर क्या है कि ये आउटपुट है, आपने उस मशीन का यूज करके इतना आउटपुट किया और इस कीमत पर वो आपका पर यूनिट जो है प्रोडक्शन सेल हुआ। तो ये टोटल वैल्यू निकल कर आ जाएगी कि हमने 5 यूनिट प्रोड्यूस की, 2 रुपए के हिसाब से वो सेल हुई, तो 10 रुपये आपकी टोटल एक तरीके से आय आ जाएगी। दूसरी बात है सीटी। सीटी क्या है? रेंटल कॉस्ट है। तो जितना ज्यादा आपका प्राइस बढ़ेगा या फिर जो ये टोटल बढ़ेगा उतना ही ज्यादा आपका डिजायर स्टॉक भी बढ़ेगा। कि ज्यादा एक तरीके से प्राइस बढ़ने का क्या मतलब है कि आप जिस प्रोडक्शन को करते हो अब उसकी कीमतें ज्यादा हो गई हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा जो डिजायर कैपिटल स्टॉक है उसको रखना पसंद करोगे। उसके बाद क्या है? आउटपुट जितना आपको ज्यादा आता दिखेगा उतना ही ज्यादा आप क्या करोगे? डिजायर कैपिटल स्टॉक को रखोगे। लेकिन जो हमारा यूजर कॉस्ट है उसके साथ ये नेगेटिव रिलेटेड है, यानी कि जितनी ज्यादा रेंटल कॉस्ट होगी उतना ही कम डिजायर कैपिटल स्टॉक होगा। आइए अब हम इसको देखते हैं एक 2 डायग्राम के साथ। आइए अब देखते हैं हम इनका इस फॉर्मूले की हेल्प से इन डायग्राम की एक्सप्लेनेशन। देखिए इन दोनों का इसके साथ पॉजिटिव रिलेशन है, इसका इसके साथ कैसा है? नेगेटिव रिलेशन है। कि यदि यूजर कॉस्ट का मतलब रेंटल कॉस्ट, जो यदि किराया ज़्यादा होगा तो कम मशीनों को आप हायर करोगे, यदि कीमतें ज़्यादा हैं आपके प्रोडक्ट की तो ज़्यादा मशीनें हायर की जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर हमने लिया कैपिटल के
प्राइस, कि जो पूंजी है उसकी कीमत क्या है, कि जो जो आउटपुट है उसके प्राइस लिए, आउटपुट के प्राइस हैं ये, ठीक। और यहां पर लिया हमने कैपिटल स्टॉक, ये डिजायर कैपिटल स्टॉक। देखो इतनी जो कैपिटल स्टॉक है ये यहां तक जो दिखाई गई ना, ये इतना तो आपके पास आउटपुट के प्राइस, एक मिनिमम प्राइस का लेवल तो होता ही है। उसी प्रकार से आपके पास एक मिनिमम जो कैपिटल का स्टॉक है वो भी होता है। कहीं पर भी आप कोई भी काम स्टार्ट करते हो तो मिनिमम तो चीजें होंगी, तो ये मिनिमम चीजें हैं यहां तक कि आपके पास इतना तो होगा ही। इसके बाद यदि आपके प्राइस ज्यादा होते हैं, यानी कि यदि आपका आउटपुट 5 रुपए की बजाय 7 रुपए में बिकता है, तो आपका जो कैपिटल का स्टॉक है वो भी ज्यादा होगा। यदि आपके प्राइस 5 की बजाय 2 रुपए में बिकता है, तो आप क्या करोगे, आगे प्रोडक्शन नहीं करोगे, तो डिजायर कैपिटल स्टॉक भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए कि जो एक तरीके से यूजर कॉस्ट या फिर रेंटल कॉस्ट क्या है, ये वाली, इसका इसके साथ नेगेटिव संबंध है। अब देखिए यहां पर हमने यूजर कॉस्ट या रेंटल कॉस्ट को लिया, यहां पर ये कैपिटल स्टॉक है, पहले ही आपको पता कि इन दोनों का नेगेटिव रिलेशन है। तो देखिए जब आपकी यूजर कॉस्ट ज्यादा है, तो उस टाइम पर आपका कैपिटल स्टॉक क्या है, कम है। और जब आपकी यूजर कॉस्ट क्या है, कम है, यानी कि जो रेंटल कॉस्ट है वो कम है, तो आपका कैपिटल स्टॉक क्या है, ज्यादा है। आई होप कि ये थ्योरी आपको समझ में आई होगी। आपने देखा कि जो पूरी थ्योरी है वो एक डिजायर कैपिटल स्टॉक के ऊपर डिपेंड करती है कि डिजायर कैपिटल स्टॉक जो है वो कितना होगा। आपने देख लिया कि इसकी अजम्पशन क्या है, और ये बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ पर आपको इसलिए बताई हैं ताकि आप अलग अलग तरीके से उनको समझ सको। तो आपने देख लिया कि ये थ्योरी लेबर और कैपिटल को भी लेकर चलती है, परफेक्ट कंपटीशन है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, डेप्रिसिएशन को हमने कांस्टेंट माना हुआ है, और बाद में जो रिलेशन निकल कर आता है वो ये रिलेशन निकल कर आता है, और इस रिलेशन को हमने इस डायग्राम के थ्रू आपको समझाया। तो आई होप कि आप सभी को ये चीज समझ में आई होगी। आप यहाँ तक आपका वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।